जो तनकीद है लोगों की ये जायज़ है। चलो छोटे मोड़ से को ना काटे तो कम से कम बड़े मोड़ से को तो गुंजाइश थी सीधा करने की। ये रोड डिज़ाइन हुआ एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर। डिज़ाइन में पूरा वो जो पंप था, पूरा पंप इसमें इफ़ेक्ट था। उसकी ऑफिस तक हमारा रोड का जो किनारा जा रहा है, पंप जो है रोड के सेंटर में आ रहा है, रोड के डिज़ाइन के ऊपर आ रहा है, उसको ख़त्म करना था लेकिन उन्होंने किया नहीं। एनएचए की तरफ से, कंसल्टेंट की तरफ से एक्सपीरियंस स्टाफ बहुत कम है, प्लानिंग इंजीनियर है ही नहीं कॉन्ट्रैक्टर के पास। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक ही मटेरियल इंजीनियर है जो ब्लास्टिंग हो रही है। ये फ्यूचर में काफ़ी खतरनाक हो सकता है, जैसे सकद्दू रोड में जो आजकल हो रहा है लगातार के साथ ये काम चल रहा है। अगर यही हाल है तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लग रहा कि ये 2030 में भी कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद नदीम शाहिद। दोस्तों, गिज़र शंदूर रोड गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक गेम चेंजर के मानी रखता ही है और बिलखुसूस गिज़र के लिए ये बहुत नहायत ही अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे को लेकर आप देख रहे हैं पिछले गुज़िश्ता 1-2 सालों से सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस व मुबाहिसा भी होता रहता है उसमें। कभी इसके क्वालिटी को लेकर, कभी इसके डिज़ाइन को लेकर। तो बहुत सारे लोग जो है वो अपना-अपना नुक्ता नज़रिया रखते हैं सोशल मीडिया पर। तो हमने कोशिश की है कि किसी इस हवाले से किसी टेक्निकल बंदे से जो वहाँ काम कर चुका हो, जो जो टेक्निकलिटीज़ है कंस्ट्रक्शन के उनको जानता हो, उनके उनसे बात करें और ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ करते हैं लोग हमारे बिलख़ुसूस गिज़र के नौजवान, तो उनके जवाब इनसे हासिल करें। इस हवाले से हमने मदऊ किया है हमें अपने स्टूडियो में नहायत ही सीनियर इंजीनियर गाज़ी जौहर साहब, जिनका तकरीबन 20-22 साला तजर्बा है। वो बिलख़ुसूस मोटरवे ML1 में भी जब ये पेशावर से इस्लामाबाद की मोटरवे बन रही थी, उस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा रहे हैं और दीगर इस हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट में इनका तजर्बा है। और गिज़र शंदूर रोड के जो सेक्शन 2 है वहाँ पर स्ट्रक्चर एज़ ARE रहे हैं, वहाँ पर 2 साल इनका तजर्बा है। गाज़ी जौहर साहब, आपको वेलकम कहते हैं। इंजीनियर साहब, आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे खदशात होते हैं, लोग इज़हार करते हैं, तामीरी तनकीद होनी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसी बात कोई वो ना हो कि जिससे प्रोजेक्ट की ख़ास मुतासिर हो। आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने इसमें जो काम के मयार के हवाले से बेहतर है, काम मयार के हवाले से, या इनिशियल डिज़ाइनिंग जो एनएचए ने जिसने भी दी है, तो उसके हवाले से फ़ॉलो कर रहे हैं? एक्चुअली ये डिज़ाइन भी इसी कंसल्टेंट, बाज़ दफ़ा ये होता है प्रोजेक्ट की डिज़ाइन कोई और कंपनी करती है और सुपरविज़न कोई और कंपनी करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है सुपरविज़न प्लस डिज़ाइन पूरा इस कंसल्टेंट के पास ही है। तो डिज़ाइन का जहाँ तक ताल्लुक है, वो शुरू से जो डिज़ाइन उन्होंने एस स्पेसिफिकेशन, एस ठीक है। हाईवे स्टैंडर्ड, एस स्पेसिफिकेशन एनएचए के थ्रू इन्होंने जो डिज़ाइन दिया, डिज़ाइन पूरा मुकम्मल हमारे हाँ, पास है। हाँ। उसके मुताबिक जहाँ तक इसकी क्वालिटी या उसकी बात करें तो यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें जो मैं मेंशन करूँ, वो ये कि प्रॉपर जो है एनएचए की तरफ से, कंसल्टेंट की तरफ से एक्सपीरियंस स्टाफ बहुत कम है। आरई तीनों सेक्शन में है, एआरईस और मटेरियल इंजीनियर। हालाँकि रोड का मेन जो वो है मटेरियल इंजीनियर पे डिपेंड करता है। तो तमाम मटेरियल चेकिंग जो मटेरियल इंजीनियर लेबॉरेटरी में सब कुछ इसी की निगरानी में होता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक ही मटेरियल इंजीनियर है जो कि तीनों सेक्शन को देखता है। हालाँकि होना चाहिए हर सेक्शन के लिए अलग होना वही। चाहिए। इसी तरह पैरेलल लॉ अलग सेक्शन के लिए अलग अलग ARE होना चाहिए। कॉन्टेक्ट अकॉर्डिंग टू एनएचए कॉन्टेक्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये होना चाहिए। और इसी तरह एआरईस भी हर सेक्शन के लिए अलग अलग होना चाहिए। सही है। मतलब स्ट्रक्चर के लिए अलग, हाईवे के लिए अलग। सेक्शन 2 में मैं वाहिद एआरई था जो ऐसे स्ट्रक्चर एआरई था, हाईवे का कोई नहीं था। हालांकि दो स्ट्रक्चर के दो हाईवे का होना चाहिए, इसी तरह सेक्शन 2 के, सेक्शन 3 के भी होने चाहिए। और भारत ओवरऑल जो है इसका पूरा नहीं है, सही है। जिसकी वजह से थोड़ा-सा हो सकता है, ज़ाहिर बात है यार, हर बंदे ने अपना एक्टिविटीज़, हम अपने वो ज़िम्मेदारी निभाना तो होता है। ये इसको कि कौन कौन इंश्योर कर सकता है कि इसमें ये इंश्योर, ज़ाहिर बात है, प्रोजेक्ट का हेड है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, पीडी, इसकी निगरानी में ये सारी चीज़ें होते हैं, स्टाफ वगैरह सब कुछ। और कंसल्टेंट को हायर करना, कंसल्टेंट को वो करना, ये एनएचए ने वो कंसल्टेंट उनको बाकायदा सही अपना स्टाफ पूरा करना है, लेकिन वो है नहीं पूरा स्टाफ। असल में, दरअसल में यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर बहुत कम आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इनका
जो है पैकेज जो है थोड़ा सा कम है। दूसरा ये टाइम पे सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टाफ एक्सपीरियंस वाला बाहर बहुत कम आते हैं। लेकिन है इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, तो भी वो मतलब ये कि इस प्रोजेक्ट के जस्ट लिए आप क्या समझते हैं? आपका तो बड़ा तजुर्बा है, आप प्रोफेशनल इंजीनियर है, 20-22 साल का आपका तजुर्बा है, आपने मुख्तलिफ बड़े प्रोजेक्ट्स में आप साथ रहे हैं, तो कितने एक्सपीरियंस वाला स्टाफ होना चाहिए इसके लिए? इसमें असल में एआरई का कम से कम मिनिमम 10 ईयर एक्सपोर्ट और बाकी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और इंजीनियर जो साइट इंजीनियर साइट इंस्पेक्टर से इनके कम से कम 6 साल 7 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, तो वहाँ पे जितने हैं साइट इंजीनियर ज़्यादातर साइट इंस्पेक्टर से है, लेकिन इतने एक्सपीरियंस नहीं है जो गवर्नमेंट है ना ठीक है। गाज़ी वो सब बहुत सारे लोग हमारे सोशल मीडिया पे बिलख़ुसूस उसको हमारे रोड को कंपेयर करते हैं, कभी हज़ारा मोटरवे के साथ, कभी M1 M2 के साथ करते हैं, कभी एक्सप्रेसवे कहीं उसके साथ करते हैं। इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे रोड की नेचर क्या है? ये सर्विस ये हाईवे है, ये एक्सप्रेसवे है या एक सादी रोड है? एक्चुअली ये जस्ट हाईवे है, डिज़ाइन इसके हाईवे के तौर पे हुआ है। एक्सप्रेसवे और मोटरवे कुछ और चीज़ होता है, लेकिन ये जस्ट हाईवे है। एक्सप्रेसवे अमूमन लोगों का रुझान ये है कि गेज़र एक्सप्रेस है, एक्सप्रेसवे नहीं है, नहीं है। क्योंकि रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेसवे की जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर नहीं है। जो डिज़ाइन हुई वो हाईवे के तौर पे हुई है। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई को लेके बहुत सारे अभी जो कहीं-कहीं कारपेट हुआ है रोड, तो वो फाइनल है या उसके बाद इसमें मज़ीद क्या होना है? इसका थोड़ा-सा प्रिसाइज़ली बताएँ। एक्चुअली डिज़ाइन के मुताबिक ये जो इसका असफ़ाल्ट जो है वो 7.2 मीटर है ठीक है, और साइड के शोल्डर है 3-3 फुट के, 3-3 कि वो भी पीसीसी प्लेन कंक्रीट ठीक है, होना है। इसके अलावा जो है इसमें जहाँ पे आबादी है दोनों साइड पे इसकी ड्रेनेज है, जहाँ पे आबादी नहीं है थ्रू आउट वैली साइड पे इसकी ड्रेनेज है ठीक है। और अब वो अभी होना बाकी होना बाकी है। वो ग्रेजुअली जी होगा। तो बहुत सारे आप देखते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, इसके मयार को लेकर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कहीं पर मोड्स के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तनकीद कर रहे हैं, आप क्योंकि टेक्निकल भी हैं, प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रहे हैं पूरे 2 साल, तो क्या ये तनकीद जायज़ है या लोगों की या बेजा तनकीद हो रही है इस पर? एक्चुअली ये जो तनकीद है लोगों की ये जायज़ है, क्योंकि हमारा पूरा एरिया हिली एरिया है जहाँ पे मोड्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये रोड डिज़ाइन हुआ एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर, क्योंकि इसकी कास्ट को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए उन्होंने एग्जिस्टिंग रोड को फॉलो किया है, क्योंकि आधा एग्जिस्टिंग रोड हो गया, आधा आपका जो लेन इनकी रिक्वायर्ड होगी वो के मुताबिक कास्ट कम आ जाएगी। लेकिन होना चाहिए था ये बाकायदा, जहाँ पे अभी ज़्यादातर हमारे मोड़ से आ रहे हैं वो हमारे बंजर साइड पे आ रहे हैं। आबादी एरिया में इतने बड़े मोड्स नहीं है जितने बंजर एरिया में अनकल्टिवेटेड एरिया में है, जैसे हिली एरिया में है। तो वहाँ पे इतना कास्ट वैसे भी बढ़ना नहीं था, लेकिन डिज़ाइन इनका जो एग्जिस्टिंग रोड को फॉलो करके इन्होंने डिज़ाइन बनाया, तो हमने तो वही फॉलो करना है। होना चाहिए, लेकिन जितने मोड्स हमारे एरिया में है इनको, चलो छोटे मोड़ से को ना काटे तो कम से कम बड़े मोड़ से को तो तकरीबन इसमें गुंजाइश थी उसको सही सीधा करने की। सीधे तो वो डिज़ाइन इसी तरीके से बनी, तो एज़ पर एग्जिस्टिंग रोड को उन्होंने डिज़ाइन बनाया, तो हमें तो वही फॉलो करना है डिज़ाइन। सही, ठीक है। बहुत सारे हमारे दोस्त इसको हमारे रोड को गिज़र शंदूर रोड को स्कर्दू रोड से भी कंपेयर करते हैं, वहाँ पर आए रोज़ हादसात होते हैं। तो ब्लास्टिंग को लेके, तो ब्लास्टिंग जो हो रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या मतलब कि सेफ वे है कि जिसके थ्रू जो है वो पहाड़ों की कटाई मुमकिन हो सके? एक्चुअली या ये ब्लास्टिंग ठीक हो रहा है? एक्चुअली ब्लास्टिंग की मुख्तलिफ इकसाम से मुख्तलिफ वो है। जिस तरीके की आजकल जो ब्लास्टिंग हो रही है, और यही ब्लास्टिंग सिकरदू रोड में भी एफडब्ल्यूओ ने किया था, जो आज हालत वहाँ पे देख रहे हैं। आईआरओस जो, क्योंकि ये असल में जो ब्लास्टिंग हो रही है ओपन ब्लास्टिंग, ये इतनी हुँ, धमाका ब्लास्टिंग होती है जो पूरा पहाड़ आप पे गिरता है। जब पहाड़ गिरता है तो आधा पहाड़ नीचे गिर जाता है, आधा जख्म होकर रह जाता अरे है, जब और अभी भी जगह जगह पे वो है, लेकिन वो किसी भी टाइम गिर। किसी ज़लज़ले की वजह से सरकने का खतरा हो। तो इसके लिए प्रॉपर कोई इस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करे, जो ज़ाहिर बात है ब्लास्टिंग की बहुत सी टेक्निक से जो करे, तो ये फ्यूचर में काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, जो लोगों के लिए बहुत मतलब ज़हमत उठाना पड़े। जैसे सिकंदर रोड में जो आजकल हो रहा है, आए रोज़ हर दूसरा दिन तीसरे दिन ब्लॉक होता है, वो यही हालत किसी रोड में भी फ्यूचर में होना है।
अगर यही ब्लास्टिंग रही है तो। बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि वहाँ पर टनल सुरंग क्यों नहीं बनाया गया? ऑलमोस्ट हमारी शायद इसमें नहीं हम आ सकते हैं लेकिन फाइनेंशियली बन सकता है, लेकिन हमारे डिज़ाइन में टनल कहीं पे भी नहीं था। हाँ, शंदूर पे कुछ शेल्टर, स्नो शेल्टर बनाए हैं कि थ्रू सीज़न रखने के लिए, शंदूर टॉप पे, वो भी टॉप पे। सही है। कुछ जगहों पे ब्लास्टिंग जहाँ पे आ रही है वहाँ पे नहीं रखे हैं, लेकिन प्रॉपर टनल नहीं है। टनल्स बन सकती थी हमारे इधर जी सोनवी वगैरह हो सकती है कुछ बड़े मोड़ से, कुछ जैसे आपका कांचे हमारे ब्रिज के पास, वहाँ पे टनल बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। वहाँ पे अगर डिज़ाइन को इन्होंने थोड़ा सा अगर शुरू में इसका सही जायज़ा लेते, तो ऊपर से पुराना एग्जिस्टिंग पुराना रोड है, ऊपर से वो जाकर डायरेक्ट आगे आपके कुछ बाईपास स्टार्टिंग से पहले हुँ, ऊपर से ही वहाँ टच करता, और वहाँ से जो कुछ बाईपास की जो चढ़ाई बन, उसको भी मेंटेन कर सकता था। ये रोड ऊपर-ऊपर से ले जाता था। वो डिज़ाइन बहरहाल एक्सिस्टिंग रोड से रखने की वजह से ये सही। वही इंजीनियर साहब आप क्योंकि सेक्शन 2 में एज़ अ एआरई भी रहे हैं, आपका सेक्शन था। मैं पिछले दिनों देख रहा था बहुत सारे लोग वो जो गाकूच के शुरू में एक पेट्रोल पंप है, हुँ। उसके साथ ही उसको कि वहाँ से डाइवर्ट करके दरिया की तरफ से रोड गई है। तो बहुत सारे लोग उस पे बहस कर रहे थे। तो आपके पास तो आपको डिज़ाइन का भी पता होगा कि क्या वो वहाँ पर जो हुआ है, जो उसको मोड़ के ले गए, क्या वो एक्चुअली इसका डिज़ाइन है? शायद साहब जो जिस तरीके से अभी बन रहा है या बनाया है या लेके गए हैं, वो डिज़ाइन के मुताबिक नहीं है। डिज़ाइन में पूरा वो जो आपका जो पंप था, हुँ, पूरा पंप इसमें इफ़ेक्ट था। अच्छा, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पे मेज़रमेंट, हमने खुद पूरा टीम ने मेज़रमेंट, क्योंकि बिल्डिंग जहाँ पे भी बिल्डिंग आई थी उसकी असेसमेंट उसकी वो हमने करना होता है, क्योंकि ये नीचे के कंसल्टेंट के इंजीनियर ने जाकर मौके पे ये चेक करना होता है रिक्वेजिशन उसके लिए, तो बिल्डिंग जितनी जिसकी पेमेंट होनी है, तो वो हमने चेक किया था। उसकी ऑफिस तक हमारा रोड का जो किनारा जा रहा है, ऑफिस ऑफिस का कुछ एक दीवार भी कट जाती है इतना, तो मतलब वो पूरा पम जो है रोड के सेंटर में आ रहा है। सही। लेकिन ये अभी और भी मुश्किल बहुत सारे इश्यूज़ होंगे इतने बड़े प्रोजेक्ट में जहाँ पर आप समझते हैं कि ये डिज़ाइन कंप्रोमाइज़ होता है जहाँ पर इस तरह के कोई बिल्डिंग आ जाए, कोई पेट्रोल पंप आ जाए, वहाँ पे खड़ आ जाए नहीं, हमारे हाईवे के हमारे उसके मुताबिक तो ये तो एक फिर एक रूल के हिसाब पहले से ये पंप बना है ना, हालाँकि ये रोड बनने के बाद हाईवे का ये रूल है कि 120 फीट जो है दोनों साइड पे आपने कंस्ट्रक्शन, मतलब कमर्शियल बिल्डिंग से बनाना ही नहीं है। ठीक है। और ये तो ख़ैर पहले से बना था, लेकिन अभी हमारे रोड के डिज़ाइन के ऊपर आ रहा था तो इसको ख़त्म करना था, लेकिन उन्होंने किया नहीं, साइड चले गए, पता नहीं वो क्या सही। इसमें प्रयोजन अगर था। कहीं आगे-पीछे कोई घर भी आते हैं दूसरे एक चीज़ इसमें ये है कि क्योंकि जहाँ पे पंप है उन्होंने मोड़ करके ले गए हैं, उसके सामने बिल्कुल दरिया का जो सही वो है, हिट है, जो गर्मी में पानी बढ़ता है तो ओवर और सारा पानी हिट वहाँ पे कर रहा है, अच्छा, अच्छा। मौके पे, उसी मौके पे। अगर अब भी ये बन गया, लेकिन गर्मी में पानी बढ़ जाएगा, वो सारा उठा के कल वो सारा रोड को डिस्टर्ब डैमेज कर सकता है। ये प्रॉब्लम बनती ये है। प्रॉब्लम वहाँ को हर सूरत में बन सकती है, क्योंकि 90% ऐसा है कि वो रोड डैमेज होने का चांस है, क्योंकि पूरा दरिया का रुख उस तरफ है। ठीक है। अच्छा इंजीनियर साहब ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटी इंश्योर करना, ये मेरे ख़्याल से मैं अब समझा हूँ कि कंसल्टेंसी का कंसल्टेंट की जिम्मेदारी, ओके, बिल्कुल। जिसका आपने ज़ीरा का नाम दिया। जी। ठीक है। क्या आप समझते हैं कि क्योंकि आप कंसल्टेंट के साथ ही रहे हैं, उनके पेरोल पे रहे हैं, तो गिज़र के जो तीनों सेक्शन हैं, उनमें कंसल्टेंसी का रोल पूरा है? कहीं वहाँ पर कोई कमी तो नहीं है? एक्चुअली ज़रूरी बात है, इनका बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी बात है स्टाफ ही है। स्टाफ साइड को मन जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी वो हो रही है, उसको इंश्योर करना स्टाफ की ही ज़िम्मेदारी है, इंजीनियर्स की ही ज़िम्मेदारी है। वहाँ पे स्टाफ ही पूरे नहीं है तो वो कौन, हर एक की, क्योंकि ज़रूरी बात है स्ट्रक्चर ने अपना स्ट्रक्चर साइड को देखना है, हाईवे ने अपने हाईवे साइड को देखना है। इसी तरह सर्वेयर ने अपना सर्वेयर का चेक करना है, मटीरियल इंजीनियर ने अपने मटीरियल से, अब पूरा जीएसआर बड़ा प्रोजेक्ट है इतना, स्टाफ और 216 किलोमीटर है, 216 किलोमीटर पे पूरा पे एक मटीरियल इंजीनियर गिलगित से जाकर चंदूर तक पूरा कहाँ-कहाँ घूम के कुछ देखेगा। तो इसके लिए हर साइड पे मटीरियल इंजीनियर मस्ट हुँ, है, जो कि एक ही मटीरियल इंजीनियर, सही। जिससे मतलब कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी बात है पूरा स्टाफ के साथ, दूसरा लेबॉर्ट्री मटीरियल चेक करने के लिए।
जहाँ तक मैं 2 साल वहाँ पे रहा हूँ सेक्शन 2 में, मेरे रिज़ाइन करने तक तो सेक्शन 2 में लेबॉरेटरी, हालाँकि ये कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टेब्लिश करके कंसल्टेंट को देना है और वहाँ पे मटेरियल हर हर एक्टिविटीज़ वहाँ पे चेक होनी है, जो कि वहाँ पे एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था। मैं जो मैं 2024 तक जब जी, आप काम मेरे डिज़ाइन के बाद अगर वहाँ पे उन्होंने बाद में एस्टेब्लिश किया है तो वो अलग बात। अच्छा, ठीक है। इंजीनियर साहब, आपका वसी तजुर्बा है, आप समझते हैं कि ये गालिबन पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी दौरा हुआ तो कोई डेट दी गई थी कि इसके कंप्लीशन के अबाउट नवंबर 2025 तक। आप समझते हैं ये कब तक मुकम्मल मतलब होगा? जिस तेज़ी के साथ या जिस असल रफ्तार के साथ। रफ़्तार के साथ ये काम हो रहा है, चल रहा है, अगर यही हाल है तो मेरे ख़्याल में मुझे नहीं लग रहा है कि ये 2030 में भी कंप्लीट हो। अच्छा, लेकिन हम तो देखते हैं कि सर्दियाँ, गर्मियाँ कभी कोई नहीं काम रुका नहीं है, काम चलता रहता है उसके और एक्चुअली होता ये है कि कंसल्टेंट अपनी सुपरविज़न और वो ये सारी चीज़ें, और दूसरा मेन क्वालिटी और टाइम को मेंटेन करने के लिए टाइम पे ड्यूरिंग टाइम प्रोजेक्ट को हैंडल करने और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। सही है। और इसमें ना कॉन्ट्रैक्टर, हालाँकि प्लानिंग इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्टर के पास प्लानिंग इंजीनियर और पूरा रोड का स्टार्ट से कंप्लीट तक पूरा प्लान बना के वो कंसल्टेंट के पास जमा करा सकता है। तो इसी के मुताबिक फिर कंसल्टेंट उसको चेक एंड बैलेंस करता है। बैलेंस। लेकिन यहाँ पे उनके पास मटेरियल सॉरी प्लानिंग इंजीनियर है ही नहीं कॉन्ट्रैक्टर के पास, एक चीज़। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर के पास ये है कि पहले तो पूरा 3 सेक्शन में एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर था, टीम जो एक कॉन्ट्रैक्टर की। हालाँकि होना ये चाहिए हर सेक्शन का अलग पीएम होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए। इसी तरह उनके डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। सही है। इन तीनों सेक्शन के लिए एक खैर एनएफसी का तो अपना होगा, लेकिन कुछ हिस्सा सेक्शन 3 का भी कंसल्टेंट और उसके पास आरएडीसी के साथ जॉइंट वेंचर है। चलो वो ना भी हो, लेकिन सेक्शन 1 और 2 तो आरडीसी के पास ही है। इनके लिए मस्ट था कि प्लानिंग इंजीनियर वो रखते, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, और हर सेक्शन के लिए अपना अलग प्रोजेक्ट मैनेजर रखते। ठीक। क्योंकि इनका एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर है, पूरा प्रोजेक्ट पे घूमता फिरता रहता है। ये फिर किस तरह में यार इसका वो हो सकेगा। सही। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये अब दूसरा शायद साहब आपकी मैं बात कर रहा हूँ एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, इसमें पॉइंट्स में ऐड कर लूँ। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट पे इस असफाल्ट शुरू करने से पहले आपकी रिटेनिंग वॉल्स, आपकी ड्रेनेज, आपकी ब्रेस्ट वॉल, ये चीज़ें बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे पहले उन्होंने असफाल्ट शुरू किया है। सही। असफाल्ट शुरू इसलिए किए कि लोगों को प्रोग्रेस देने के लिए। ठीक है। ज़ाहिर बात है रोड में असफाल्ट होगा तो आम लोगों का तो यही रुझान है, यही ख्याल है कि बस ये असफाल्ट हो गया, रोड बन गया। रोड बन गया। होना यही चाहिए कि पहले रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, आपके ड्रेनेज। ड्रेनेज। अब ज़रूरी बात है ये असफाल्ट पहले बना के बाद में आपके फुटपाथ, आपके ड्रेनेज, अब साइड पे फुटपाथ बनाने के लिए ड्रेनेज की जो एक्सक्यूशन बाद में होगी, उससे तो फिर आपका असफाल्ट डिस्टर्ब होगा। अंडरस्टूड। दूसरा चीज़ ये है कि अभी बहुत सी ऐसी जगहों पर आपने देखा होगा रोड पे, ठीक है। जहाँ पे असफाल्ट हुआ है, उससे हेली की तरफ बिल्कुल ड्रेनेज बनाने के लिए 1 फुट भी नहीं है, जगह-जगह पे आधा फुट भी नहीं है। उसको तो क्या हो, तो दोबारा बाद में कटाई करेंगे तो वो सारा आपका असफाल्ट ज़ाया होगा कि नहीं, खराब। नुकसान हुआ कि नहीं, फिर डिस्टर्बेंस बढ़ेगी आपकी। तो ये चीज़ें तकनीक है थोड़ी-सी। अच्छा शायद साहब एक अहम पॉइंट इसमें मैं मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ, जो कि एनवायरनमेंट के हवाले से। ड्यूरिंग कटिंग के टाइम पे जो है हमारा इकोलॉजिकल जो कटिंग जो होती है, कटिंग होने के बाद जो ब्रेक होता है ड्यूरिंग उसमें कटिंग या कंपैक्शन, जब रोड की कोई भी एक्टिविटीज और दरमियान में जो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने से पहले, ब्रेक के बाद जो है ब्राउज़र हर सूरत में वहाँ पे ही चलाना चाहिए, पानी का छिड़काव जो होता है ब्राउज़र से, जिससे आपका डस्ट धुआं जो है वो नहीं उठता है। और ये इंतहाई अहम है एक चीज़। दूसरा ये है कि जहाँ पे भी कटिंग होती है ये डायरेक्ट वही मटेरियल डायरेक्ट नीचे दरिया में फेंकते हैं, जिससे सही। और डस्ट सामने जो भी इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। इकोलॉजी, आपके एनवायरनमेंट पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हालाँकि ये स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जितना कटिंग मटेरियल है वो प्रॉपर किसी खास मखसूस जगह में ले जाकर डंप करके स्टोर करें उस स्टोर करें। बाद में मटेरियल जो है हमारा ये रखिंग हो रही है, फिलिंग के टाइम पे अगर वो मटेरियल सूटेबल है उसको लाके यूज़ करें, ना अगर मटेरियल सूटेबल नहीं है उसको किसी मखसूस जगह पे मतलब उसको डिस्पैच करें। हालाँकि स्पेसिफिकेशन में ये है, लेकिन ये इस चीज़ पे अमल कहीं पे भी नहीं हो रहा है।
पूरे मेयार पे यहाँ पे भी पूरा पूरा उसमें नहीं हो रहा। बाज़ जगहों पे हमने काफ़ी कोशिश की है, कुछ जगहों पर डंप करा बहुत सारे लोगों के वो एहतजाज भी कर रहे थे। दिव्यांग को ले जाए, और ये लोगों की जायज़ राइट भी है एहतजाज करना, क्योंकि इतना धुआँ दस्त आपका उड़ रहा है। बाज़ दफ़ा तो मैं खुद भी क्रॉसिंग के दौरान गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट होने का वो बहुत चांसेस होता है, क्योंकि धुआँ आप पे इतना होता है कि नज़र ही नहीं आता है। सही है। तो ये चीज़, इस चीज़ का बहुत मतलब मेरा बिल्कुल, बिल्कुल। रहता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इंजीनियर गाज़ी जौहर साहब आपके इनपुट का। आप क्योंकि एक बहुत टेक्निकली प्रोफ़ेशनली भी आप सन ऑफ सॉइल भी हैं, टेक्निकली एक बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं। हुँ, इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों का हमारा ख़्याल था, और जो क्वेश्चन्स थे उनके ज़हनों में, हम कहीं भी देखते थे, हमने सोचा कि कोई ऐसी शख्सियत आप जैसे मिल जाए, जिससे हम उन क्वेश्चन्स के सवालात के जवाब आप तक पहुँचाएँ। दोस्तों अ, बिल्कुल जो जहाँ पर भी कोई बेहतरी है, वहाँ गुंजाइश रहती है हर प्रोजेक्ट में, तामीरी तनकीद होनी चाहिए। और जिस चीज़ के हवाले से हमें तजर्बा ना हो, इंजीनियरिंग का शोबा है, मेडिकल का है, तो उस पे बहुत ज़्यादा तबसरा करने से बेहतर है कि उस फ़ील्ड से कंसर्न किसी बंदे से हम पूछें। तो इसलिए हमने आज गाज़ी जौहर साहब की गुफ्तगू आपको सुनवाई। और इस हवाले से जो दीगर कंपनीज़ है जो काम कर रही हैं वहाँ पर, अगर वो अपना ओपिनियन, अपना वर्जन देना चाहेंगे, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने आएँगे। हाँ, और उसके अलावा हमारी टीम भी आपसे राब्ता करेगी उस हवाले से, जो गुफ्तगू की है इंजीनियर साहब ने। इस हवाले से आपका ओपिनियन भी हम लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बहुत सारी हमारा भी एक मैं 1 मिनट लेते हुए आपसे गुज़ारिश करूँगा कि इस प्रोजेक्ट देखें, हमारे मुल्क में बहुत सारे माशी हालात ख़राब हैं इस हवाले से। तो इन हालात में रहकर अरबों का प्रोजेक्ट, और वो हमारे दूर-दराज़ इलाके को मिला है। तो तामीरी तनकीद होनी चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट की कास्ट मुतासिर नहीं होनी चाहिए। बिल-आखिर हम ही इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद होंगे, हमें ही इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा होगा। इसलिए जहाँ पर कहीं हमें ट्रैफ़िक में फँसना होगा, कहीं हमें कहीं हमारी दीवार गिरेगी, कहीं हमारी ज़मीन जो है वो थोड़ी बहुत कटेगी, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ज़ब्त का मुज़ाहिरा करना, बर्दाश्त करना है। इसी से ही हमारे इस प्रोजेक्ट के ये इसकी तामीर में इसकी जो जितने भी जो टाइम है वो कम लगेगा, और जल्द-जल्द हम इस प्रोजेक्ट को हल करने में कामयाब होंगे। शाहिद नदीम शाहिद और देखते रहो को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।